इंजन्स को इफेक्ट होगा, फ्यूल एफिशिएंसी इफेक्ट होगी। जैसे लोगों को ये लगने लगा है मैंने डाला E20 और मेरी गाड़ी ख़राब, ऐसे नहीं होगा। अगर आपकी गाड़ी E0 कंप्लाइंट भी है, मतलब वो 0% एथेनॉल भी अगर लेने वाली गाड़ी है, तो भी वो आपकी E20 पे चलेगी। तो फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप 70% नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि आपकी गाड़ी जहाँ 20 का माइलेज दे रही थी अब 14 का देगी, क्योंकि हमने ब्लेंडिंग अभी 20% करी है टोटल फ्यूल में। तो उसके हिसाब से जो मैथ है उसके हिसाब से अगर देखो तो 2-3% की ड्रॉप होनी चाहिए। सारे चार्जिंग स्टेशन बिजी हैं, जबकि इतनी तो ईवी बेची नहीं हमने अभी, तो 3-4% ईवी नहीं बेचना शुरू करी हमने। आपकी रनिंग किस तरीके की उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ईवी आपके पैसे बचाएगी या नहीं बचाएगी। ये चीज़ लॉजिकल है अभी कि एक अच्छी खासी फ्यूल एफिशिएंट डीजल व्हीकल जो है वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव या ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट आ सकती है ईवी की, अगर आप ईवीज़ को बाहर चार्ज करते रहते हो तो। धमाके नहीं होते हैं ईवीज़ में, ये समझना पड़ेगा हमें। ऐसा बूम करके ऐसा नहीं होता है। पेट्रोल डीजल में फिर भी हो सकता है, ईवीज़ में नहीं होता है वो। अभी के लिए वो रेंज जो 450-500 प्रैक्टिकल, जब मैं प्रैक्टिकल बोलता हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं 4 बैठूँ, मैं 2 बैठूँ, गर्मी ज़्यादा हो चाहे कम हो, 400 जानी चाहिए। हमारी आदत छूट गई है, गाड़ी की मैनुअल्स पढ़ो, ओनर मैनुअल्स जो आती है उसको पढ़ो। थोड़ा पढ़ना भी जरूरी है, वीडियो देख कब तक काम चलाओगे। लो स्पीड पे चला रहे हो ना, कम स्पीड्स पे, तो आपकी एसी बंद करने से हो सकता है कि आपका माइलेज थोड़ा बेटर हो। जो कोई पहली बार गाड़ी ले रहा है तो उसको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो कौन से फीचर हैं जो आपको लगता है कि हर गाड़ी में होनी चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। नमस्ते, मैं ब्रूट के लिए डेविड हूँ और आज हमारे साथ हैं गगन चौधरी, जिन्हें अक्सर आपने अलग अलग गाड़ियों के रिव्यू करते हुए देखा होगा, जो ऑटोमोबाइल कंटेंट क्रिएटर हैं, साथ ही एविएशन कंटेंट क्रिएटर भी हैं। पिछले 8-9 सालों से ये इस फील्ड में हैं और आज हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रूट में। हम आपकी जर्नी पर बात करेंगे और जो गाड़ियों से रिलेटेड जो करंट इशूज़ हैं, जैसे फ्यूल की जो चर्चा है, ईवीज़ की जो बातें हैं, उन सारी चीज़ों पर हम आपका ओपिनियन जानेंगे, क्योंकि आप इतने लंबे समय से गाड़ियों के रिव्यू के फील्ड में हैं और आपने दुनिया की अलग अलग तरह की गाड़ियां चलाई भी हैं। तो सिर्फ कार ही नहीं, मतलब आप स्कूटी और बाइक की भी रिव्यू करते हैं। जी। तो स्वागत है आपका ब्रूट में। और धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि ये अब तक की आपकी जो 8-9 सालों की जर्नी रही है वो कैसी रही है? सर देखो, अगर पिछले 8-9 सालों की बात करूँ तो मैं मोस्टली कार्स और बाइक पे कंटेंट ही बनाता आ रहा हूँ। उससे पहले ज़रूर मेरा ना तो कभी, जो कहते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि आपको हमेशा से यही करना था, कि आपका सपना यही था। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपना बढ़िया पढ़ाई कर रहा था, मुझे गाड़ियों में ज़रूर इंटरेस्ट था, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि कंटेंट ऐसा कुछ बनाया। इनफैक्ट उस टाइम पे होता भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था कि ऐसे कंटेंट बनाया भी जा सकता है। वो जस्ट बाय चांस है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता था, याहू आंसर्स पे कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए लिंक डाल देता था कि इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, और उन वीडियोज़ में मैं बोलता भी बहुत कम था। मतलब ऐसा मोस्टली हाथों से बताता रहता था, ये ऐसा वो ऐसा। बट धीरे धीरे सर्च करके लोग आके जब सवाल जवाब करने लगे उन वीडियोस पे, तो मैंने और ज़्यादा वीडियोस बनानी शुरू करी, और वैसे एक तरीके से शुरू हुआ मेरा वीडियो वाला करियर। अदरवाइज़ मैं, जैसे हम ऑफ कैमरा पहले डिस्कस कर रहे थे कि मैं क्या कर रहा था, तो मैं बढ़िया अपनी साइंस बायो पढ़ रहा था और मैं उसी स्ट्रीम में रहता अभी तक। बट वो जो है फिर कब चेंज हुआ मुझे भी ऐसा कुछ खास याद नहीं। आई थिंक 2016 में मैंने डिसाइड किया था कि 1 साल में ही करता हूँ फुल टाइम, बाकी सारी चीज़ें छोड़ के 1 साल फुल टाइम ये करूँगा। और वो फिर 1 साल जो है अब 9 साल हो गए हैं, यही करता जा रहा हूँ जी। तो वापस लौटते हैं। इस समय जो है इथेनॉल को लेकर के बड़ी चर्चा है पिछले कुछ ज्वलंत मुद्दा है सर। हाँ, ज्वलंत मुद्दा है, और सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर किसी ने PIL दाखिल की है और काफ़ी वाजिब सवाल उठा है। उनका कहना है कि इथेनॉल वाला पेट्रोल आप बेचिए, लेकिन नॉर्मल भी पेट्रोल की सुविधा लोगों को दीजिए, और आप बड़ा क्लियरली मेंशन करिए कि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है पेट्रोल है और ये नॉर्मल पेट्रोल है। आप इस पूरे जो इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, खासतौर से गाड़ियों के इंजन को लेकर के जो बात हो रही है कि उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, माइलेज को लेकर के जो बातें हो रही हैं? सर देखो, एक मतलब जो पूरा ये सोशल मीडिया पे कह लो, अभी तक तो मोस्टली सोशल मीडिया पे ही है जहाँ पे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अब ये PIL वाली बात मैंने आपसे ही सुनी है आज, तो अगर ये हुआ है तो भी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि ये गलत है या भ्रम है लोगों के, ऐसा नहीं है। इंजन्स को इफेक्ट होगा, फ्यूल एफिशिएंसी इफेक्ट होगी, और E20 फ्यूल जो अभी मिल रहा है लोगों को, उसके साथ में प्रोटेक्शन ग्रेड, आमतौर पे उसको जब नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाली थी, तो जब उन्होंने 2020 ये समथिंग में आई थी, तो प्रोटेक्शन ग्रेड फ्यूल बोल रहे थे उसको, कि जिन लोगों को अपनी गाड़ी में E20 नहीं डालना है वो E10 डाल सकते हैं, बिकॉज कई गाड़ियाँ होगी जो E20 फ्यूल के लिए नहीं बनी। ये ऑफर किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि
अभी 2023 के बाद में ही तो सारी गाड़ियाँ E20 कंप्लाइंट हुई है, उससे पहले वाली गाड़ियाँ हमारी ख़राब थोड़ी हो गई। 15 साल की तो हम वैसे भी वैलिडिटी लेके ही चलते हैं। तो जो मान लो किसी ने अगर 10 साल पहले गाड़ी चलाई तो अचानक से आप उसको ये तो कह नहीं सकते कि अब आप ये फ्यूल डालो और आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। हालांकि ये एक चीज़ ज़रूर है कि थोड़ा सा सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसा वो हो गई है कि भ्रांतियाँ भी फैल गई। जैसे लोगों को ये लगने लगा है मैंने डाला E20 और मेरी गाड़ी ख़राब। ऐसे नहीं होगा। अगर आपकी गाड़ी E0 कंप्लाइंट भी है, मतलब वो 0% एथेनॉल भी अगर लेने वाली गाड़ी है, तो भी वो आपकी E20 पे चलेगी। उसमें ऐसा एकदम से इशू नहीं आएगा। ओवर द टाइम इशू आ सकता है, और वो भी कई लोगों को नहीं आएगा। पैटर्न भी डिपेंड करता है आप कैसे गाड़ी को यूज़ करते हो। जैसे मेरे जैसा व्यक्ति जो रोज़ गाड़ी चलाता है, अगर मैं E20 पे चलाता जाऊंगा तो मुझे बहुत कम जो है डिफरेंस नोटिस में आएगा, क्योंकि मैं उस फ्यूल को तुरंत कंज्यूम कर रहा हूँ, वो स्टोर नहीं हो रहा है। और कई गाड़ियों के इंजन साइज़ पे भी डिपेंड करता है, और ऑब्वियसली कई मटेरियल जो है क्या इस्तेमाल किया गया। जैसे होंडा जो है बहुत लंबे टाइम पहले से ही उन्होंने जो मटेरियल है वो E20 रेडी करना शुरू कर दिया था, जबकि ना तो तब सरकार का प्लान था ना कुछ और। उन्होंने इसलिए कर दिया, उनको लगा कि कभी इन फ्यूचर किसी और कंट्री में हमें कहीं बेचना हो या यहाँ पे भी नियम आ गया तो चलो ठीक है, कंप्लाइंट तो रहेगा ही। अब वो इंजन प्रॉपरली E20 को यूज़ करके माइलेज बढ़िया नहीं देता है, वो प्रॉब्लम है, बट बाकी प्रॉब्लम उनकी गाड़ियों में नहीं है। तो ऐसे ही अलग अलग मैन्युफैक्चर के साथ में अलग अलग प्रॉब्लम है। BMW E25 कंप्लाइंट इंजन बेच रहा था, जबकि E25 तो आया ही नहीं अभी तक, लेकिन वो बेच रहे थे पहले से ही। तो डिपेंड करता है कौन से व्हीकल को प्रॉब्लम आएगी, कौन से किस तरीके का पैटर्न है। अगर आपकी गाड़ी आप फ्यूल डलवा के बैठे रहते हो, गाड़ी आपकी जो है महीने में 50, 60, 70 किलोमीटर चलती है, ऐसे भी कई लोग हैं एक्चुअली, उनको डेफिनेटली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है वो जल्दी फेस करेंगे वो प्रॉब्लम। बाकी लोगों को थोड़ा वक्त लगेगा। तो भ्रांतियाँ जो है वो भी है और सच्चाई भी है। और सच्चाई के हिसाब से मुझे लगता है कि जो PIL में अगर ये बात कही गई कि उनको E10 या E5 या E0 चाहिए एज ए प्रोडक्ट जो कि फ्यूल स्टेशन पे अवेलेबल हो, बिल्कुल सही बात है, मिलना चाहिए। वो अलग बात है कि टेक्निकली E0 अवेलेबल है, आप अगर लेना चाहो तो बिना एथेनॉल के पेट्रोल ले सकते हो, बट वो 160 रुपये लीटर मिलता है जो XP100 जिसको बोलते हैं। इट इज़ मार्क्ड ऑन हायर साइड बिकॉज वो 100 ऑक्टेन है, इसलिए उसकी प्राइस महंगी है। बट मुझे लगता है डेफिनेटली दिया जाना चाहिए था। अब ऑलरेडी दिया जाना चाहिए था। ये सिचुएशन नहीं आई होती तो बेटर रहता जी। तो जैसे E20 के आने के बाद से माइलेज पर कितना असर पड़ा है? हाँ सर, अगेन ये सारे सवाल ना पेचीदा हो रहे हैं ना, इस वजह से इनके जवाब पेचीदा है, इस वजह से भी थोड़ा लोगों में कन्फ्यूजन है। तो माइलेज पे भी अलग अलग गाड़ियों पे अलग अलग असर पड़ेगा। कुछ गाड़ियों पे 2-3% का फर्क पड़ेगा, कुछ गाड़ियों पे 7-8-10% का भी जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट में वो लोग 1 या 3 to 6 या ऐसा कुछ बोल रहे हैं, 3 to 7 समथिंग, बट ऐसा नहीं है। कई गाड़ियों को 10% से भी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होगा। कैसे होता है इसका टेक्निकल रीज़न ये है कि एथेनॉल जो है वो जिस तरीके से फ्यूल कंज्यूम करती है गाड़ी, वो पेट्रोल के मुकाबले ऑलमोस्ट आप मान के चलो 70% ही उसको कंज्यूम कर पाता है, मतलब 70% ही फ्यूल एफिशिएंसी आपको वहाँ पे टेक्निकली देगा। बट हमने क्योंकि ब्लेंडिंग ये अभी 20% करी है, तो फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप 70% नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि आपकी गाड़ी जहाँ 20 का माइलेज दे रही थी अब 14 का देगी, क्योंकि हमने ब्लेंडिंग अभी 20% करी है टोटल फ्यूल में। तो उसके हिसाब से जो मैथ है उसके हिसाब से अगर देखो तो 2-3% की ड्रॉप होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा होगा ड्रॉप, बिकॉज कई गाड़ियों का इंजन उनका कंप्रेशन रेशियो थोड़ा लो है, इथेनॉल में ऑक्टेन रेटिंग ज़्यादा होती है। तो उस पूरे सिचुएशन को अगर देखो तो कुछ गाड़ी और कहाँ यूज़ कर रहे हो इस पर भी डिपेंड होता है कि एथेनॉल जो है वो यूज़ करते रहे, सिटी में यूज़ कर रहे हो, हाईवे पे यूज़ कर रहे हो, तो उस हिसाब से जो है फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप आपका 3 से 10% या कुछ गाड़ियों में एक्चुअली ज़्यादा भी हो सकता है। और इस चीज़ को नहीं डिनाई किया जाना चाहिए कि फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप इतना होगा। अगर आपकी गाड़ी E20 कंप्लाइंट है तो आप अगर उसमें फुल 100 ऑक्टेन जो मिल रहा है, जिसमें बिना एथेनॉल के मिल रहा है, वो डालोगे तो आपका फ्यूल एफिशिएंसी जंप जो है बहुत ही कम होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ 3-4-5% ज़्यादा मिल जाएगा। तो उनके हिसाब से अगर उस सिनेरियो को देखो तो फिर E20 की वजह से उनको तो 1-2% का ही फ्यूल एफिशिएंसी लॉस झेलना पड़ रहा है, बट जिनकी कंप्लाइंट नहीं है उनको ज़्यादा झेलना पड़ेगा। और उन जिनकी इंजन छोटे हैं या और ज़्यादा लो कंप्रेशन रेशियो, जो कि इंडिया में बहुत ऐसे इंजन बिके हैं, मारुति का 1.2 रहा है, hyundai का 1.2, 1.5 NA इंजन जो है, जो आराम से रिलैक्स चलने वाले इंजन है, उनको डेफिनेटली थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है। जी। जैसे अभी मारुति ने अनाउंस किया था कि वो कोई किट लाएंगे, हाँ, जो पुरानी गाड़ियों के लिए, तो कितना असर पड़ेगा जो इंजन है और उस पर किस तरीके का असर पड़ेगा? मैं आपसे एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं आज, तब वो अनाउंस नहीं किया है उन्होंने डिस्कशंस शुरू किए हैं। और किट का भी क्या है ना कि मटेरियल कंप्लाइंट बनाया जा सकता है। 2 चीज़ें हैं E20 के साथ में। आप मटेरियल कंप्लाइंट का मतलब हो गया कि मैं जब एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल डालूंगा अपनी गाड़ी में,
वो जिस जिस मटेरियल से गुजरेगा, जैसे फ्यूल टैंक में गया, पाइप्स में गया, इंजेक्टर्स में गया, उसके बीच में अगर कुछ कनेक्शन होजेस कुछ है तो वो या तो रबर होंगे, स्टील होंगे, कुछ और मटेरियल हो सकता है, तो वो उस मटेरियल को चेंज कर देंगे। एक किट ला जाएगी कि हाँ भैया ये 10-15 चीज़ें चेंज कर दो। अब आपके E20 फ्यूल की वजह से वो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, फ्यूल लाइन्स वगैरह जो है या वो क्लॉगिंग वगैरह में भी वो अवॉइड कर सकते हैं। बट गाड़ी को ट्यूनिंग जो है वो भी चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत ट्यूनिंग रिक्वायरमेंट अलग होगी, क्योंकि जिस मेन चीज़ क्या होता है जब E20 कंप्लाइंट अगर गाड़ी बन रही है तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंजन नहीं बदला जाता है, उसमें बस ट्यूनिंग थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है ताकि वो एथेनॉल फ्यूल को थोड़ा बेहतर तरीके से रिसीव कर पाए। और जो है मटीरियल इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है कि एथेनॉल अगर वहाँ टच हो तो प्रॉब्लम ना करे। एक एथेनॉल के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि वो वाटर को, मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर लेता है, तो उस वजह से फ्यूल टैंक वगैरह में रस्टिंग आ सकती है। तो कई मैन्युफैक्चरर जो है वो उसको कोट ढंग से करते हैं या फाइबर का यूज़ कर लिया जाता है, कई और चीज़ें जो है अलग अलग सॉल्यूशंस है उसके। तो मारुति वाला प्रॉब्ली जो टॉक्स चल रही है वो अभी भी उस लाइन पे चल रही होगी कि चलो इन सबको मटेरियल कंप्लाइंट तो बनाए कम से कम। फ्यूल ड्रॉप जो हो रहा है, फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हो रही है वो तो चलो होगी, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी एक बार की मटेरियल कंप्लाइंट तो बना देते हैं हम, ताकि लोगों को ये ना रहे कि मेरी गाड़ी खड़ी रहे, यूज़ कम होती है, ख़राब हो जाएगी, ये सब चीज़ें। तो उसके लिए दे माइट वर्क ऑन अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। और मुझे लगता है जिस तरीके की गाड़ियाँ मारुति ने बेची है इस देश में, अभी भी 50% से गाड़ियाँ ज़्यादा जो सड़क पे वो मारुति की होंगी, उनको ही सबसे पहले स्टेप टेक्निकली लेना भी चाहिए, और वही लेंगे मेरे ख्याल से। उन्हीं को सबसे ज़्यादा कंसर्न होगा कि सब लोगों को जो एक पीस ऑफ माइंड दे दिया जाए वहाँ पे। जी, अब पेट्रोल गाड़ियों से अब ईवीज की तरफ चलते हैं। आप अभी जो आए हैं वो ईवी की जी। गाड़ी से ही आए हैं। आपके घर में भी एक, बिल्कुल मेरे पास ईवी है एक। हाँ। मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि ईवी सभी किसको लेनी चाहिए इंडिया में खासतौर से, और आने वाले टाइम में इसको आप कैसे देखते हैं इस मार्केट को? सर देखो, मैं उन लोगों में से आता हूँ जो सीधे तौर पे इस चीज़ को नहीं मानता कि ईवीज़ जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि अभी भी कई चीज़ें हैं जो कि कंसर्न है। आप बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन वो हैवी है, वो टायर्स ज़्यादा खर्च करती है, आप सारा सेटअप जो है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्टेशन का वो भी लगा रखा है, इलेक्ट्रिसिटी आ कहाँ से रही है, सारे सोर्सेज रिन्यूएबल है या नहीं है, कहीं कोल जलाया जा रहा है, कहीं क्या किया जा रहा है। तो मैं अभी उस लॉबी का पार्ट नहीं हूँ जो ये बोलेगा कि ईवी बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो पता भी है और मैं डिनाई भी नहीं कर सकता कि आज अगर मैं कहीं और से या घर से दिल्ली में ही गाड़ी को चार्ज करके दिल्ली में ही दौड़ा रहा हूँ तो मैं किसी भी पेट्रोल डीजल व्हीकल से कम ही पॉल्यूशन कर रहा हूँ, एटलीस्ट दिल्ली में। तो अब वो गाड़ी खरीदने और उसको वेस्ट करने में पॉल्यूशन कहीं ना कहीं हुआ होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कहीं हुआ होगा, वो एक अलग मैटर है। बिल्कुल किया ही होगा उसने, पॉल्यूशन ज़्यादा ही किया होगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल हम इतने सालों से निकाल रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, तो हमने एफिशिएंसी एक अचीव कर ली है उसमें। बट एक फैक्ट ये भी है कि ईवीज़ जो हैं वो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी और ज़्यादा एफिशिएंटली करती है। ये कई लोग एक्चुअली नहीं समझते हैं कि जो जैसे फॉर एग्जांपल एक डीजल, आपने 1 लीटर डीजल लिया है, उसको जिस तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे हो कि आप उसकी सारी एनर्जी जो अवेलेबल है वो यूटिलाइज कर सकते हो, वो नहीं कर पाते। उतनी एफिशिएंट इंजन नहीं हुए हैं आज भी 100 सालों से चलने के बावजूद। लेकिन ईवीज़ की वो एफिशिएंसी लेवल ऑलरेडी काफ़ी हाई है कि वो जो भी एनर्जी अवेलेबल है उसको बेहतर यूटिलाइज कर लेती है। तो मूविंग फॉरवर्ड ये टेक्नोलॉजी और बेहतर होती जाएगी और क्लीन होती जाएगी और एडवांस होती जाएगी। तो मुझे ये पता है कि ईवीज़ गायब कहीं नहीं होने वाली, रहेगी वो टेक्नोलॉजी रहेगी, बट एग्जिस्ट करेंगे पेट्रोल डीजल व्हीकल्स भी। हाँ, हमारी सरकार जिस तरीके से डीजल के पीछे पड़ी है तो हो सकता है कि वो डीजल को जरूर एकदम इलॉजिकल बना दे, बट डीजल रहेगा। ऐसा नहीं होगा कल के जैसे E20 आया वैसे कि डीजल मिलना बंद हो गया, अब तुम्हारी डीजल गाड़ियाँ खड़ी रहेगी, तुम PIL फाइल कर लो, वैसा नहीं होगा। वो चलता रहेगा। कुछ जगहों पे डीजल कार्स पे बैन हो सकता है, कुछ सिचुएशन हो सकती है, और ये ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं है, एक्चुअली बाहर भी है। मैंने पेरिस में देखा है, लंदन में देखा है, बर्मिंघम में देखा है, इनफैक्ट आई थिंक US में भी कहीं पे है या नहीं, मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, बट होगा। ग्रीन जोन वो बोल देते हैं या लो एमिशन जोन बोल देते हैं, अल्ट्रा लो एमिशन जोन बोल देते हैं, LEZ UEZ ऐसा नाम निकाल देते हैं। तो वो रहा है कि जो पॉल्यूट कर रहे हैं व्हीकल उनको एटलीस्ट कंजेस्टेड एरियाज में मत आने दो। EVs वहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, और मूविंग फॉरवर्ड उनकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ेगी और उनकी सेल्स भी बढ़ेगी, बट बहुत स्लो है, बहुत स्लो ही होगा। ऐसा एकदम से कुछ चेंज नहीं होने वाला है, बिकॉज इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इन सब गाड़ियों को चार्ज करने के लिए रेडी नहीं है। वो भी एक चीज़ है। आप अभी मैं हॉलीडे के जैसे ही छूट रही थी सीज़न, राखी वाला जो लॉन्ग वीकेंड था, मैं ट्रैवल कर रहा था बॉम्बे से जयपुर EV में,
और जो लास्ट डे था संडे, जब इवनिंग आने लगी, उस टाइम पे मैं देख रहा हूँ सारे चार्जिंग स्टेशन बिजी हैं, जबकि इतनी तो ईवी बेची नहीं हमने अभी, तो 3-4% ईवी नहीं बेचना शुरू करी हमने, तो ऑलरेडी वो बिजी कैसे रहने लग गए। तो वो चीज़ है कि अभी धीरे धीरे ग्रोथ आएगी, एकदम से कुछ नहीं होने वाला, बट ईवी रहेगी, ईवी नहीं जा रही कहीं भी। तो जैसा आप बता रहे थे कि आप मुंबई से ट्रैवल कर रहे थे इतना डिस्टेंस, एक ईवी को कितनी बार चार्ज करना पड़ा उस दौरान? मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, आई थिंक वो वीडियो तो मर्सिडीज EQE की थी, बट उस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने ये पॉइंट रखा था कि कैसे जो लग्जरी मैन्युफैक्चरर्स है वो एक स्वीट पॉइंट टारगेट करते हैं कि 400 किलोमीटर जो है गाड़ी कैसे भी चलनी चाहिए, आप धीरे चलाओ, तेज चलाओ, 4 बंदे हों, गर्मी हो, सर्दी हो, प्रैक्टिकली 400 किलोमीटर तो वो गाड़ी चले। और वहाँ पे मास मार्केट मैन्युफैक्चर, जो कि मोस्टली टाटा हम कह सकते हैं, क्योंकि टाटा ही सबसे ज़्यादा वहाँ गाड़ियाँ बेच रहा था, अब थोड़ी MG भी वहाँ पे गाड़ी बेचता है, उनका टारगेट 400 टच करना था ही नहीं, वो हमेशा वो 250-300 वाले वैगन में ही खेलते रहे। अब वहाँ पे वो जो 250-300 वाली रेंज है, उसमें क्या होता है ना कि कस्टमर के दिमाग में रहता है कि मैं लॉन्ग डिस्टेंसेस तो नहीं कर सकता, वायरलेस 400 वाले में नहीं रहता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली अगर देखो तो दिन में 400-500 किलोमीटर ही चलाते हैं हम इस देश में गाड़ी, तो अदरवाइज कई लोग उसमें स्टॉप ले लेते हैं बीच में लंबे, या कई लोग एक दिन का ही गैप ले लेते हैं कि नेक्स्ट डे अब बची हुई जर्नी हम करेंगे। तो मैंने ये जो जर्नी करी थी, ये मैंने जिस गाड़ी के साथ करी थी, उसकी प्रैक्टिकल रेंज जो है 400 प्लस जाती है, 400-450, अगर आराम से चलाओ तो टिल 500 चली जाती है। तो मुझे इस बार बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया, मैं प्रॉब्ली 3-4 घंटे जल्दी पहुंच जाता जयपुर, अगर मैं उससे आ रहा होता, अपने पेट्रोल डीजल से आ रहा होता, तो मैं 3-4 घंटे जल्दी पहुंचता। वो 3-4 घंटे मोस्टली चार्जिंग टाइम खर्च होने में ही मैं कह दूंगा कि वहीं पे आए, अदरवाइज तो बाकी सब सेम ही था। बट वो बड़ा फैक्टर नहीं है फिर मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने पैसे बहुत बचा लिए, तो मैं शायद 4 घंटे लेट होना जो है मेरे लिए चलेगा, वैसे वाली चीज़ थी। जी जी। नहीं, लेकिन आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, आप कहते हैं कि अगर आप ईवीज को घर में चार्ज करो फिर तो पैसे बचते हैं, लेकिन अगर आप बाहर करो तो वो डीजल गाड़ी से भी महंगी पड़ती है। जी, वो क्लिप इतनी वायरल है मेरी, जिसमें मैं बोलता हूँ कि ईवीज लोगों को लगता है कि पैसे बचाती है, पर वो बचाती भी नहीं है, ऐसे करके वो क्लिप है। वो एक बहुत ही लंबे वीडियो का पार्ट है, 1.5-2 घंटे लंबे वीडियो का पार्ट है, जिसमें एक जगह पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ईवीज की कॉस्ट सेविंग की बात चल रही थी। मेरा लॉजिक उस वीडियो में कहने का ये था कि आपकी रनिंग किस तरीके की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ईवी आपके पैसे बचाएगी या नहीं बचाएगी। फॉर एग्जाम्पल समवन लाइक मी जो घर पे चार्ज कर लेता है, उसके घर में चार्जर है, तो मेरे लिए डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिव होगी। बट एक बंदा जो सारे दिन बाहर ही चार्ज करता रहता है, सारे दिन इधर उधर घूम रहा होता है, चार्जर की तलाश कर रहा होता है, और चार्जर्स जो उनकी कॉस्ट वेरी बहुत कर रही होती है। जिस टाइम वो वीडियो शूट हुआ था तब चार्जर्स एक्चुअली 23 से लेकर 26 रुपीज़ पर किलोवाट चार्ज करते थे, एक्सक्लूडिंग GST। अभी वो रेट जो है 19 to 21, 19 to 23 के बीच में हवर करती है। तो एक तो वो पैसे वैसे भी थोड़े बहुत बच गए, और अब गाड़ियाँ थोड़ी और एफिशिएंट होने लगी है, तो ये भी एक चीज़ हुआ है। बट फिर भी ये चीज़ लॉजिकल है अभी कि एक अच्छी खासी फ्यूल एफिशिएंट डीजल व्हीकल जो है वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव या ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट आ सकती है ईवी की, अगर आप ईवीज़ को बाहर चार्ज करते रहते हो तो। बट अगर आप घर पे चार्ज करते हो, मेरे जैसे लोग हैं जिनके पास चार्जर पड़ा है, या मेरे जैसे होम टाउन पे हमने सोलर पैनल भी लगवा रखे, तो एक्चुअली कॉस्ट आ ही नहीं रही है कुछ, मतलब सोलर पैनल वगैरह इंस्टॉल करवाने की कॉस्ट है, बट आपको बाद में कॉस्ट जो है वो ज़्यादा नहीं आती है। तो वो वीडियो थोड़ा सा, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन वो हो गया था, लेकिन उसकी बात कुछ बात सही भी है उस वीडियो में जो कही है। ईवीज को लेकर के एक और चीज़ है, उसकी सेफ्टी को लेकर के आपकी नज़र में ईवी की सेफ्टी कैसी है? सर देखो, वैसे तो इतना डेटा तो अवेलेबल नहीं है कि मैं ये बोल सकूँ नहीं ईवी सेफ है या उनसे ज़्यादा सेफ है, बट डेटा दूसरी डायरेक्शन में भी पॉइंट नहीं करता है कि ईवीज अनसेफ है, देखो इसने चलाई ईवी, अगर यहाँ पेट्रोलाइज में कोई होता तो बच जाता है और ईवीज में नहीं बच पाया, ऐसा कुछ नहीं है। थर्मल रनअवेज होते हैं, गाड़ियों में आग लगती है, गाड़ियों में डीजल पेट्रोल में भी आग लगती है, हमने देखी है, रोज़ लगती है। और मैं जितनी बार भी दिल्ली जयपुर कर रहा होता हूँ, अगर पुराने हाईवे से जाता हूँ तो डेफिनेटली मुझे हर महीने एक नई गाड़ी कहीं ना कहीं जली पड़ी दिख जाती, और नई वाली पे क्या पता दिखती नहीं, उठा के ले जाते हैं, या वो अभी गाड़ी यूज़ ज़्यादा नहीं हो रहा है हाईवे इसलिए नहीं दिख पाती है, बट गाड़ियाँ हमें जलती हुई दिखती है, और मोस्टली वो डीजल पेट्रोल ही गाड़ियाँ हैं, ईवीज़ नहीं है। ईवीज़ भी जली है, लेकिन उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता फैक्ट को। और मूविंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि एक टर्म है इडियट प्रूफ, तो ईवीज अभी प्रॉब्ली इडियट प्रूफ शायद वो नहीं बन पाई है। हम भी तो कुछ गलतियां करते हैं ना गाड़ी रखते वक्त। हमें एक बहुत पहले टाटा नैनो का किस्सा था या किसी गाड़ी का किस्सा था कि लोग उसके एयर वेंट में कपड़ा ठूंस देते थे साफ करने वाला,
क्योंकि वो लगता उनको ऐसे था कि यार ये खाली स्पेस ही तो है, तो उसमें साफ करने वाला कपड़ा डालता हूँ, जबकि वो हवा के फ्लो के लिए बड़ा जरूरी था। तो उसमें इंजन में इल इफेक्ट्स आने लगे, वो खराब होने लगा, आग पकड़ने लगे। तो समझाना पड़ा कि भाई हर जगह कपड़ा नहीं ठूसना है साफ करने वाला, इसको सही जगह पे रखो। तो ईवीज के साथ में भी या हमारी कई गाड़ियों के साथ में भी थॉट प्रोसेस यही है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। बाहर आफ्टर मार्केट हेडलाइट चेंज कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, थोड़े एहतियात बरतने, बट अनसेफ जैसी चीज़ नहीं है, चल रही है। खराब ज़्यादा होती है, मुझे तो ये लगता है कि अनसेफ से ज़्यादा तो वो है, खराब हो सकती है, बैटरी चेंज करवाना पड़ता है, बट ऐसा फटेगी वटेगी या आग वाग नहीं लगेगी। एक तो धमाके नहीं होते हैं ईवीज में, ये समझना पड़ेगा हमें। ऐसा बूम करके ऐसा नहीं होता है। पेट्रोल डीजल में फिर भी हो सकता है, ईवीज में नहीं होता है वो। तो थर्मल रनअवेज होते हैं, आग लग सकती है बहुत तेज इंटेंसिटी के साथ में, बट वो भी बहुत कम इंसिडेंट है। अच्छा, ईवी से जुड़ा एक और सवाल है कि जैसे मान लीजिए कि आपने चार्ज कर लिया, फुल चार्ज कर लिया और 1 महीने 2 महीने पड़ी हुई है, तो क्या उस पर असर पड़ेगा चार्जिंग? पड़ता है। ये एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी चीज़ है जो कि अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ 2 व्हीलर्स का। एथर, ओला और टीवीएस, बजाज, ये 4 प्रोमिनेंट प्लेयर हो गए जो कि गाड़ियाँ बेच रहे हैं, 2 व्हीलर्स बेच रहे हैं। हमारे पास में एक एथर और एक ओला है, और हम 2 व्हीलर्स थोड़ा कम चलाते हैं क्योंकि 4 व्हीलर्स को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है ज़्यादा, तो वो चलाने भी ज़्यादा पड़ते हैं, और 2 व्हीलर्स मोस्टली सिटी में काम हो जाता है। तो बीच में ऐसा वाक़या हुआ 3-4 महीनों तक कि दोनों गाड़ियाँ चली नहीं, 3 महीने तक वो दोनों स्कूटर्स खड़े रहे। हमारा ओला आज तक चालू नहीं हुआ वापस, वो रुका हुआ है क्योंकि उसकी बैटरी डीप डिस्चार्ज स्टेट में जाके ख़त्म हो गई है। वेल एथर ने उसमें एक सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया हुआ था, तो जब गाड़ियाँ नॉर्मली खड़ी रहती थी तो हमें लगता है यार एथर फालतू में बैटरी बड़ी खाता है। मैंने 10 दिन छोड़ा, उसकी 4-5%, 10% बैटरी चली गई, ये देखो इसकी नहीं गई। बट वही जब वो 3 महीने छोड़ा हमने तो एथर वापस चालू हो गया, जबकि दूसरा वाला चालू नहीं हुआ अभी। तो अलग अलग कंपनी उसको अलग अलग सेट कर रही है कि किसका चार्ज, जैसा ओला आजकल सिंपली बता देता है कि आपको बैटरी जो है डीप डिस्चार्ज आने के बाद में खराब हो सकती है, तो आप उसको चार्ज करो, तो वो अब वो वार्निंग वो देते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा यूज़र हूँ जिसने अलग अलग सिचुएशन में रखा, तो मुझे समझ में आ गया कौन सा किसके काम का है। तो अगर आप बहुत कम चला रहे हो, वेकेशन पे जाते हो, 4-5 महीने बाहर रहते हो, तो आपको अलग ई स्कूटर लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अलग से उसको ट्यून किया है, किसी ने अलग से उसको ट्यून किया है। तो अगर आप खड़े रखोगे, बैटरी डिस्चार्ज तो सबकी होगी, बट बैटरी खराब ना हो जाए इसके लिए अलग अलग कंपनी अलग अलग अप्रोच लेती है। तो वो अप्रोच पे डिपेंड करता है आपकी गाड़ी। एक तो हमारी आदत छूट गई है, गाड़ी की मैनुअल्स पढ़ो, ओनर मैनुअल्स जो आती है उसको पढ़ो, थोड़ा पढ़ना भी जरूरी है, वीडियो देख देख कब तक काम चलाओगे। तो वो ओनर मैनुअल जब आप पढ़ोगे तो आप में बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएगी। जी। एक मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी ओनर मैनुअल से शुरू होती है, वहीं पे ख़त्म होती है। उसने जो वहाँ लिख दिया वही सब कुछ है, वो उसी चीज़ की जिम्मेदारी ले सकता है जो ओनर मैनुअल ने उसने लिख दिया। तो पढ़ो, उसको समझो। वो अलग बात है कि आजकल मैन्युफैक्चरर को लगने लगा अरे पन्ने क्यों बर्बाद करने, पढ़ते तो है नहीं है, तो हम इनको डिजिटल वर्जन दे देंगे। तो डिजिटल वर्जन डाउनलोड कर लो, पर पढ़ो उसको। जी। उसे समझ आएगा। तो ये तो बाइक और स्कूटी की बात थी, कारों में भी ऐसा? कारों में भी सेम चीज़ है। कारों में क्योंकि बैटरी बड़ी होती है तो उस सिचुएशन में जाने में वक्त ज़्यादा लगता है, लेकिन थोड़ी डिस्चार्ज होने लग जाती है। बट मुझे लगता है कुछ खास फर्क पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 2 महीने गाड़ी छोड़ी है, तो अब आपकी गाड़ी 20-25 किलोमीटर कम चलेगी, तो क्या ही फर्क पड़ता है। वो चार्ज कर लो, 20-25 किलोमीटर की रेंज वापस लाने में आपको घर पे लगेंगे 10 मिनट, 5 मिनट, बाहर लगेंगे 2 मिनट, तो ऐसी चीज़ है। ईवीज को तो अभी जो है कि ये टेक्नोलॉजी अभी इम्प्रूव हो रही है, धीरे धीरे होगी भी, लेकिन हुआई जैसी कंपनियां हैं जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने ऐसी ही बैटरी बना ली है 3000 किलोमीटर तक चलेगी। BYD की कारें हैं जो रेंज के मामले में मानी जाती हैं कि उनकी ज़्यादा हैं। आप कैसे देखते हैं रेंज को, खासतौर से कि इंडिया जैसे देश में, जैसे कि पेट्रोल आप भरवाई तो कम से कम 400-500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर जाएंगे। ईवीज के रेंज को आप कैसे देखते हैं? क्या उनको लॉन्ग टूर पे ले जाया जा सकता है? मुझे ये लगता है कि स्वीट स्पॉट है, कैसी भी सिचुएशन हो, अगर आपकी ईवी 450-500 चल रही है, उतनी रेंज काफ़ी है। उतनी रेंज अचीव की जा सकती है। देखो, मूविंग फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होगा तो हो सकता है वो चीज़ें 50 किलोवाट आवर की बैटरी में भी अचीव हो जाए। फिलहाल के लिए वो अचीव करने के लिए 70 से 80 किलोवाट आवर की बैटरी चाहिए, और है कई कंपनीज के पास में। महिंद्रा के पास में बैटरी पैक है, टाटा ने अपनी हैरियर ईवी में डाला है 75 का, BYD की गाड़ियों में है, और फिर टेस्ला वेस्ला और कई और गाड़ियाँ तो है ही जिनमें वो है ही। तो अभी के लिए वो रेंज जो 450-500 प्रैक्टिकल, जब मैं प्रैक्टिकल बोलता हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं 4 बैठूँ, मैं 2 बैठूँ, गर्मी ज़्यादा हो चाहे कम हो, 400 जानी चाहिए। हाँ, मैं ये एहतियात बरत सकता हूँ कि 120 की लिमिट वाली एक्सप्रेसवे पे मैं 110 चला लूँगा,
लेकिन आप ऐसा मत बोलो कि मैं उस पर 60 चलाऊँ या 70-80 चलाऊँ तब रेंज निकलेगी, नहीं। तो अगर उस सिचुएशन में 450-500 है, दैट इज़ अ स्वीट स्पॉट, काम कर जाएगा। उतनी ईवीज बहुत है हमारे लिए, उतनी रेंज बहुत है, मेरे लिए तो बहुत है। और वो उसके लिए भी काम किए जो सिर्फ दिन में, कई ऐसे लोग हैं जो वीक में एक बार चार्ज कर पाते हैं। उनको ये है कि मैं ऑफिस से सैटरडे संडे ऑफ रहता है, सैटरडे आधा दिन ऑफ रहता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि उस दिन में जो है मेरे घर पे चार्जर नहीं है तो मैं कहीं पे जाके चार्ज लगा लूँ, पूरी हो जाए तो फिर मैं पूरे वीक यूज़ कर लूँ। ऐसे भी कई लोग हैं, उनके लिए भी वो काम की चीज़ है। बैटरीज को लेकर के बहुत बात होती है कि अगर मान लीजिए बैटरी रिप्लेस करना पड़े, एक तो कितने किलोमीटर बाद रिप्लेस होती हैं और उनका कॉस्ट कितना होता है? सर कुछ नहीं कहा जा सकता है, इतनी नई टेक्नोलॉजी है, इतने पुराने होने के बावजूद भी कि मैं जब भी सर्विस सेंटर जाता हूँ, चाहे वो कार के हो चाहे टू व्हीलर के हो, वहाँ पे गाड़ियाँ पड़ी ही रहती है बैटरी चेंज होने के लिए। बैटरी हट रही होती है, लग रही होती है, पूछता हूँ कितने किलोमीटर चली है, कई लोग बोलते हैं हमारी 2 लाख चल गई है, कई बोलते हैं हमारी तो 20,000 ही चली है। तो कैसे गेज करेंगे इसको मुझे भी नहीं पता है। हालांकि जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी तो ये सिचुएशन आएगी कि बैटरी ज़्यादा बेहतर चलेंगी और वो सब चीज़ें होगा, बट फिलहाल तो कैसे भी बैटरी चेंज हो रही है। तो ये जो कस्टमर की डिमांड है कि मेरी गाड़ी जो है भले उस पर 3 साल की वारंटी दो, बैटरी पे 10 साल की चाहिए, 8 साल की चाहिए, एकदम जायज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि बैटरी तो ऐसे ही ख़राब हो रही है। और ये सबसे बेहतर डेटा जो कंपनी बैटरी बना रही है और जो बेच रही है गाड़ी में लगा के, उन्हीं को पता है कि बैटरी जो है वो कितना चल रही है, एक्चुअल में कौन से यूजर्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। टेस्ला भारत में आई है, मुंबई में उन्होंने खोला, दिल्ली में भी खोल दिया है। टेस्ला का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं इंडियन रोड्स पे, खासतौर से उनकी गाड़ियों को? आपने चलाई भी हैं। मुझे शुरू से लगता है टेस्ला इंडिया के लिए नहीं है। टेस्ला इज़ नॉट देखो पहली चीज़ तो लोगों को लगता है टेस्ला प्रीमियम व्हीकल है, लग्जरी व्हीकल है, वो नहीं है। वो BMW मर्सिडीज से, ऑडी से उस लीग में नहीं बैठती है। वो उस लीग में इसलिए बैठ रही थी क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी में वो सुपीरियर थे, और वो आज भी फैक्ट है। उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी सुपीरियर, इतनी सुपीरियर है कि चाइना जो कि अदरवाइज टेक्नोलॉजी के मामले में सुपीरियर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह के मामले में ऊपर रहा है, अभी भी है, वो भी एक बार ये उनको रेस्पेक्ट से ही देखता है कि हाँ इन्होंने कुछ बनाया है ढंग का, जिसको हम देखते हैं कैसे बनाया, क्या किया गया है, हम भी उस तरीके कॉपी कर लेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेंगे, व्हाटएवर। लेकिन टेस्ला का जो स्ट्रेंथ है वो उनकी चार्जिंग नेटवर्क में है, सुपर चार्जिंग नेटवर्क में है, वो उनकी सॉफ्टवेयर में है जो उन्होंने डेवलप कर रखा है। तो मैं जब यूएस में जितनी बार भी गया हूँ और जब भी मैंने टेस्ला चलाई है, मुझे हमेशा से जो मेरे पॉजिटिव जो मुझे उस गाड़ी में दिखाया, वो ये नहीं दिखाया कि अरे क्या गजब गाड़ी है। वो गजब गाड़ी के पीछे वाली जो चीज़ है वो है क्या सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन है, चार्जिंग क्या सही काम करती है, मैं जाऊँगा लगाऊंगा चार्ज होना शुरू हो जाती है। मैं ऐसा हेजल नहीं है कुछ, ऐप डाउनलोड करो, ये करो, वो करो, हर जगह चार्ज हो रही, गाड़ी खुद बता रही है कहाँ चार्ज करना है, यहाँ कर लोगे तो बेटर है, वहाँ करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आप जा रहे हो। कभी कभार ऐसा हो, जैसे फर्स्ट टाइम मेरा इंप्रेशन ये, मैं टेस्ला चला रहा था, 80% चार्ज थी, वो मुझे बोलती है अगले 20 किलोमीटर गए चार्ज कर लो। मैं नेविगेशन में लगा रखा था मुझे कहाँ जाना है, मैं कहा मैं 20 किलोमीटर में क्यों चार्ज कर लूँ मेरी गाड़ी को, ये कैसा लॉजिक हुआ, 20 किलोमीटर तो बैटरी 80% है। फिर मैंने ढंग से बैठ के समझा कि वो ये बोल रही है गाड़ी कि यहाँ पे 100% कर लो या 95% कर लो, उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट चार्जर मिलेगा उस जगह पे एनर्जी की कॉस्ट सस्ती है, तो आप पैसे बचा लोगे। मैं अरे कितना थॉट प्रोसेस घुसा है उसके अंदर कि वो ये भी बता रहा है कि वहाँ पे 20 रुपये बच जाएंगे तो वहाँ यहाँ चार्ज कर ले, और कैसे भी क्या करेगा, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, सब कुछ कैलकुलेट करती हो। तो उसका जो सारा स्ट्रेंथ अगर सॉफ्टवेयर में, वो सॉफ्टवेयर इंडिया में इंप्लीमेंट हो सकता है, नहीं, वहाँ प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ चार्जिंग इंफ्रा डेवलप करना प्रॉब्लम है, टेस्ला पूरा खुद करेगी नहीं। प्लस उनको अलग छूट भी चाहिए थी कि हमें अलग से टैक्स में जो है रिबेट्स दी जाए, टैक्सेशन सिस्टम हमारे लिए अलग हो, जो कि मुझे लगता है करने का कोई लॉजिक नहीं था। और इंडियन OEMs प्लस चाइनीज़ OEMs प्लस सम अदर जर्मन OEMs वो पहुंच जाएंगे उस लेवल तक, और इंडिया में उस लेवल पे ही गाड़ियां बना देंगे जब तक टेस्ला फुल फ्लेजरली आएगा। प्लस टेस्ला की गाड़ियां महंगी भी है, तो ऐसा नहीं है लोगों को लगता है कि हाँ मॉडल 3 आ जाएगी 30 लाख में मैं ले लूँगा, नहीं आई तो नहीं, आ गए ना, हम बैठे हैं, टेस्ला आ गई है 60 लाख की है, कर लो अब तो ठीक है। उसका एक बड़ा पार्ट टैक्सेशन सिस्टम को जाता है, बट टैक्स तो फिर बाकी कंपनीज की गाड़ियों पे भी लग ही रहा है, वो बिना टैक्स के तो आ नहीं रही है। तो वैसे वाला सिस्टम है। इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है टेस्ला, और वो आपको सेल्स नंबर में थोड़ा टाइम दिखेगा, बिकेगी क्योंकि प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है, और लोगों में वो भी है, कई लोगों को फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है कि अरे पैसा बड़ा है तो मैं टेस्ला क्यों ना लूँ, दिखाने के लिए तो हूँ कम से कम। तो वैसे वाली चीज़ है, बट थोड़े बहुत बिक जाएगी, इट्स नॉट समथिंग दैट कैन रिप्लेस एग्जिस्टिंग इंडिया में जो भी गाड़ियाँ ठीक ठाक कर रही हैं उनको। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को ऐलान किया कि दिवाली से GST को लेकर के कई सारे बदलाव होंगे और वो गाड़ियों पर भी दिखेगा। अभी का जो टैक्स है खासतौर से लग्जरी जो गाड़ियां हैं या जो बाहर से आती हैं उन पर बहुत ज़्यादा है।
तो ये जो दिवाली से जो चेंज होने जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? जैसे इसमें कहा जा रहा है कि जो छोटी गाड़ियां हैं, हैचबैक वगैरह, कम करेंगे, उन पे कम करेंगे, और जो मिड सेडान है इन सब पे भी कम होगा, लेकिन एसयूवीज का बढ़ सकता है 28% से वो 40% में जा सकता है। टैक्सेशन को कैसे देखते हैं आप? सर मुझे लगता है ना, जब ये E20 वाली चीज़ आ रही थी, जब हमने बात टच करी, और जब ये बात भी चल रही थी कि गडकरी जी ने आई थिंक कहीं किसी इंटरव्यू में बोला था, या कहीं तो किसी स्टेज पे बोला था फंक्शन पे, कि हम E27 भी कर देंगे, हम फ्लेक्स फ्यूल की तरफ भी जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट को एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे कुछ नियम बने हुए हैं जो कि हर्ट करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को ग्लोबल लेवल पे प्ले करने में। उनमें से एक नियम सब फॉर मीटर लॉ भी है। ज़रूरी है अभी भी थोड़े बहुत पॉइंट तक, और पहले था डेफिनेटली जब रहा है, लेकिन उसके क्लॉजेज ऐसे हैं ना कि आपकी गाड़ी 4 मीटर से छोटी होगी, इंजन 1.2 पेट्रोल में, 1.5 पेट्रोल में उससे छोटा होगा, वही होगा या उससे छोटा होगा। और ऐसे ऐसे अजीब से लॉज की वजह से हम बाहर के मार्केट में गाड़ियां सीधा नहीं बेच सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स को इकोनॉमी ऑफ स्केल की प्रॉब्लम आती है। वो एक गाड़ी को यहाँ पे भी बना ले, सेम गाड़ी को बाहर भी बेच दे, ऐसा नहीं कर पाते हैं। बाहर जब अगर आप कोई अपनी छोटी गाड़ी लेके जाओ तो बाहर के मार्केट में लोग बोलते हैं ये छोटी क्यों है, इतनी बनाने की क्या जरूरत, थोड़ा और चौड़ा कर दी, बूट यहाँ पे क्यों रह गया, थोड़ा ऐसा भी सोचता है, गाड़ी अजीब सी क्यों लग रही है, क्योंकि वहाँ पे सब 4 मीटर का नियम नहीं है। उनको नहीं पता चल रहा है कि इंडिया में टैक्स बच रहा है, इसलिए ऐसी गाड़ी बन रही है। तो जब टैक्सेशन सिस्टम में आज चेंज करने की बात आ ही रही है, तो मुझे लगता है ये पूरा स्ट्रक्चर रिवाइज करना चाहिए हमें, कि सब 4 मीटर गाड़ियाँ क्या होगी, उनकी लेंथ कैसे डिसाइड होगी, उनके इंजन के बेस पे उनको जज किया जाएगा, या गाड़ियों की लेंथ के बेस पे जज किया जाएगा। एसयूवी क्या है, ऊंची है, लंबी है, चौड़ी है, 4x4 कैपेबिलिटीज है, क्या है एसयूवी होती क्या है रियल टर्म्स में, क्योंकि उसको भी डॉज करना बड़ा इजी है। कई लोग बोल देंगे अच्छा 3 क्राइटेरिया मीट होने चाहिए एसयूवीज के लिए, 1500 सीसी से ऊपर का इंजन होना चाहिए, आपकी 4 मीटर से ऊपर लेंथ होनी चाहिए, 200 mm से ऊपर ग्राउंड क्लियरेंस होनी चाहिए। कोई ना कोई इजीली तोड़ा जा सकता है उस चीज़ को, कि चलो इंजन छोटा देना था, हमने एक टर्बोचार्ज 1.4 सीसी इंजन दे दिया, तो अब एसयूवी नहीं रही उनकी गाड़ी, सब कुछ है नहीं रही। या फिर उन्होंने गाड़ी को छोटा कर दिया 4 मीटर से, तो क्या उनकी गाड़ी एसयूवी नहीं रही। तो वो उनको थोड़ा सा टैक्सेशन को ना एक ब्रॉड एंगल से देखा जाना चाहिए। प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स बहुत ज़्यादा कोई नियम आता है तो उसमें से लूप होल निकाल के उसका बड़ा मिसयूज़ भी कर लेते हैं। तो उस वजह से भी जो है गवर्नमेंट बहुत सारे क्लॉज डालती है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। बट अगर आपको एक ग्लोबल लेवल पे गाड़ियाँ यहाँ बना के ग्लोबल लेवल पे बेचनी है, अलग अलग मार्केट्स में बेचनी, तो और मैन्युफैक्चरर्स सहज होंगे अगर उनको टैक्स में लंबे टाइम पे क्लैरिटी रहेगी, और ये क्लैरिटी रहेगी कि गाड़ियाँ जो है बाहर की और यहाँ की एक ही तरीके से गेज की जाए, आंकी जाए। अब आ गया इंडिया मार्केट काफ़ी हद तक ग्लोबल लेवल पे, तो हम उस तरीके से गाड़ियों को भी डिवाइड कर सकते हैं टैक्सेशन के रूप में। बट मुझे लगता है अब करना चाहिए। छोटी गाड़ियों पे स्पेशली टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया है, बहुत ज़्यादा नियम बना दिए हमने। 6 एयरबैग डालो इनमें, E20 कंप्लाइंट करो, इनको ऐसा ये सब चीज़ें डालो, तो उससे कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ऑल्टो 6 लाख रुपए की आती है सर, मेरे को तो अभी थोड़े दिनों पहले लेनी थी, तब रियलाइज़ हुआ मैं ये कहा वो क्या 6 लाख रुपए। मैं कहा मैं तो फिर इसमें स्विफ्ट ले लूँगा, देखा तो स्विफ्ट तो 8 लाख पहुँच गई है। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया मैं रोज़ यही करता हूँ, उसके बावजूद समझ नहीं आया मुझे कभी कि महंगी हो गई है। तो ये चीज़ है। जैसे कि बात होती है मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक की, एक तो आप कहते हैं कि इंडिया में जो किसी कंपनी का आपने नाम ले रहे थे कि वो मैनुअल और ऑटोमेटिक के बीच में कहीं कुछ है, वो ट्रांसमिशन है AMT। हाँ, तो मैनुअल और ऑटोमेटिक, एक तो ये भी कहा जाता है कि उससे जो है माइलेज घट जाता है टाइप की बातें भी होती हैं, और वो सारी चीज़ें। तो आप थोड़ा सा क्लियर करिए कि किसको लेना चाहिए ऑटोमेटिक, किसको मैनुअल लेना चाहिए। सर देखो, फ्यूल एफिशिएंसी तो ऐसा है ना कि डिपेंड करता है कि ऑटोमेटिक को ट्यून कैसा किया गया, उस पर करती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि डिनाई नहीं की जा सकती। जैसे टॉर्क कन्वर्टर एक टाइप होता है ऑटोमेटिक का, एक्चुअल उसको ट्रू ऑटोमेटिक भी कह देते हैं कई लोग, है ही वो ट्रू ऑटोमेटिक कह देते हैं। तो वो जो है थोड़ा माइलेज ड्रॉप करता है, क्योंकि थोड़ा हैवी होता है, जिस तरीके से चलता है उसमें उसकी टेंडेंसी ही हल्का फुल्का माइलेज ड्रॉप करने की है। और वो कंफर्ट बहुत बढ़ा देता है कि आपकी गाड़ी जो है वो आपको पता भी नहीं चलता है गियर चेंजेस होते हुए। कई मैन्युफैक्चरर्स उसको इस तरीके से ट्यून करते हैं कि मज़ा ही आ जाता है। BMW के पुराने अभी भी जो आ रहे हैं टॉर्क कन्वर्टर ZF ट्रांसमिशन के साथ में जो आते हैं, अगर आप चला लो तो आप बोलोगे कि ये तो मतलब एपिटॉम है एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, कि जिस तरीके से उन्होंने बनाया है। वाइलेस कुछ ट्रांसमिशन और है, जैसे कि DCT एक ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन है, वो आमतौर पे फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप वगैरह जो है ज़्यादा नहीं करता है। लेकिन क्योंकि ऑटोमेटिक है, पंजा दबाओ गाड़ी दौड़ेगी, तो लोग दौड़ाते ज़्यादा हैं। जिस तरीके से उसके टेंडेंसी है वो आमतौर पे टर्बोचार्ज इंजन के साथ लगा हुआ आ रहा है, वो अगर ज़्यादा प्रेस करोगे पेडल तो ज़्यादा फ्यूल खाएगा। तो उस वजह से आमतौर पे लगता है कि अरे यार ये भी फ्यूल ज़्यादा खा रहा है। CVTs ऑन दी अदर हैंड एक्चुअली आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं।
लेकिन उनमें क्या होता है, पावर इनिशियली आती नहीं है, इंजन ही ड्राइव करता है, गाड़ी बाद में चलने लगती है, तो लोगों को लगता है तो बहुत ही पावर ही नहीं है। अलग अलग टाइप के ट्रांसमिशन अलग अलग रीजंस की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। इन जनरल मोस्टली जो हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन समझ रहे हैं वो फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं करते हैं, सिवाय टॉर्क कन्वर्टर के, वो थोड़ा ड्रॉप करता है, बट उसके अलग बेनिफिट्स हैं। और AMTs जो हैं वो तो मुझे लगता है कि मारुति ने सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया, उन्होंने सोचा होगा कि ये इंडियंस को गाड़ी चलाना मुश्किल है सिखाना, इनको एक ऐसा ट्रांसमिशन पकड़ा दो फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप ना करे और वो गियर खुद से चेंज कर ले, क्योंकि इनको तो पता नहीं चलता गियर कब चेंज करना है। तो वो अगर आप ट्रू एंथुसियास्ट टाइप लोग नहीं हो, जिनको गाड़ी एकदम स्मूथ चाहिए, अपने हिसाब से गियर चेंज करना है, आप AMT ले लो, वो आपके हिसाब से अपने हिसाब से गियर चेंज करेगा और फ्यूल एफिशिएंसी भी ड्रॉप नहीं करेगा। तो वैसे वाला सस्ती टेक्नोलॉजी भी है, खराब हुआ तो रिप्लेस करना भी महंगा नहीं है उसको। बट मैनुअल अभी भी चलाने का मज़ा है, जिन लोगों को चलाना आता है, जिनको कमांड है जिनकी मैनुअल पे, मैनुअल फ्यूल एफिशिएंट भी हो सकता है और एंजॉय करने लायक भी हो सकता है। खासतौर से कैब में अगर आप ट्रैवल करिए ना, तो उनका रहता है कि AC बंद कर देंगे। हाँ। तो उनको लगता है कि AC नहीं चलाने से जो है कि माइलेज पे असर पड़ता है। ऐसा है वाकई में या क्या है? सर, अगर आप स्लो स्पीड पे चला रहे हो ना, कम स्पीड्स पे, तो आपकी AC बंद करने से हो सकता है कि आपका माइलेज थोड़ा बेटर हो। बट आमतौर पे जब हाई स्पीड पे हो, 50-60 की स्पीड पे भी चल रहे हो, खुली सड़कें हैं, तो आप कांच बंद करके AC चलाओ, ज़्यादा बेटर है। हाँ, अगर आप कांच बंद करके AC बंद करके गाड़ी चला लेते हो, गर्मी में चल जाता है, सफोकेशन आपको पसंद है, तो माइलेज आप फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा निकाल लोगे। बट मुझे नहीं लगता कि कितने लोग ऐसे होंगे जो उस थोड़े से माइलेज गेन की वजह से इतना सारा झंझट झेलेंगे। तो वो अच्छी है। जो कोई पहली बार गाड़ी ले रहा है तो उसको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बजट के अलावा? हाँ, बजट ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बजट का ही ध्यान रखना चाहिए, मुझे तो लगता है। हम गाड़ी लेते वक्त थोड़ा ओवरशूट कर देते हैं बजट। कई लोग, मोस्टली लोग गाड़ी लोन पे भी लेते हैं, तो उनको ऐसा लगता है अरे यार 2000 रुपये की किस्त और डालूंगा मैं, ये जो है 5 लाख रुपये 4 लाख रुपये महंगी ले लेता हूँ ये वो। मेरा एक सिंपल हिसाब ये रहा है, आप पहले अपना बजट बना लो। आपको लगता है मेरे पास 10 लाख रुपये का बजट है, मैं ये ईजीली अकोमोडेट कर सकता हूँ, आप 9 लाख रुपये वाली गाड़ी लो, या आप 9,50,000 वाली गाड़ी लो, आप थोड़े पैसे फिर भी उसमें से भी जो है नीचे चले जाओ। ये कैलकुलेशन कई लोगों को समझ में नहीं आती है, स्पेशली आजकल जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जो कि रील बनाते हैं, बताते हैं आपकी इतनी सैलरी है तो आपको ये लेना है, उनको भी ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आती है। बट एज अ ओनर जब आप गाड़ी रखोगे, उसके खर्चे आपको पता चलेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो बचे हुए पैसे जो है, जो मैंने थोड़े से कम करे थे, वो थोड़े दिन ही चलते हैं, वो भी खर्च हो जाते हैं। तो सिंपल है, आजकल क्या गाड़ियाँ इतनी वाइड एरे है, गाड़ी बहुत अवेलेबल है, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग अवेलेबल है, आप ले सकते हो। फ्लैशीनेस के पीछे जाने से कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आप गाड़ी में जब बैठते हो तो आपको चला के पॉइंट A to B जाना है। उसमें 2-4 फीचर है, तो आप जैसे यहाँ पे नोएडा दिल्ली में ट्रैफिक बहुत लगता है, तो उसमें थोड़े फीचर्स वगैरह एंजॉय कर सकते हो। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा चीज़ें गाड़ी में करने वाले हो, बहुत ज़्यादा फीचर्स आपके काम के आने वाले हैं। फोकस करो कि आपकी गाड़ी का इंजन थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हो, आपकी गाड़ी की सेफ्टी अच्छी हो, ओवरऑल जो भी लोग चला रहे हैं उन्होंने उसको ओवरऑल हैंडलिंग और रिलायबिलिटी में अच्छा बताया हो, बस बहुत है आपके लिए। और उस बजट में, जो आपका बजट है उसके थोड़े कम में ही जो है गाड़ी ले लो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करके ऐसे वो नहीं लेना। 15 लाख का बजट है, 20 लाख की गाड़ी ले लेते हैं लोग, बोलते हैं चलो कर लेंगे एडजस्ट, 2 रोटी कम खा लेंगे, कम कर लेंगे। वैसे है इंडिया में ऐसे लोग। और गाड़ी, एक और चीज़ मुझे लगता है जो न्यू बायर्स है, गाड़ी लेने से पहले आप नियम जान लो, गाड़ी चलाना सीख लो। सिर्फ A to B जाना गाड़ी चलाना नहीं होता है। हमारे यहाँ पे लाइसेंसिंग प्रोसेस जो है बहुत बुरा है। मैं तो बोल रहा हूँ गवर्नमेंट को, आप ये E20 V20 की सब दंश झेल ही रहे हो, गालियाँ सुन ही रहे हो, तो एक बीच में लाइसेंसिंग का प्रोसेस और रिजिड कर दो, उसकी भी गालियाँ सुन ही लो। पर लाइसेंसिंग का प्रोसेस ऐसे कर दो कि हर किसी को ना मिल पाए, प्रॉपर टेस्ट हो, और बहुत सारी चीज़ें देश में करने को। मैं तो, अगर मैं बैठा होता किसी नीति आयोग में या किसी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में, मेरा सर फट जाता, इतना काम मेरे को दिखता है रोज करने के लिए, पता नहीं उनका क्यों नहीं होता है। तो जो गाड़ियाँ ले रहे हैं उनको भी पहले आप चलाना सीखो, आप नियम सीखो। मैं अगर आज फ़ोन में खोल के रूल बुक निकाल के 10 चार्ट दिखा दूँ आपको, एक चार्ट दिखा दूँ जिसमें 10 साइनेज लिखे हुए हैं, तो नहीं बता पाएगा कोई कि कौन से साइनेज किसके हैं। तो यही लोग हैं। अभी एक बहुत फेमस इंसिडेंट भी हो रहा है, एक ट्रकर जो है US में, जिसने U-टर्न मारा था गाड़ी और क्रैश कर दिया। लोगों को लगता है 2 सड़कों के बीच में खाली जगह है तो मैं U-टर्न मार सकता हूँ, ऐसा नहीं है। डेजिग्नेटेड स्पॉट्स होते हैं। हर एक चीज़ जब बनाएगी, नियम कानून कायदे बनाएंगे, उनका रीज़न है। बारिश होती है, हैजार्ड लाइट जला लेते हैं,
लोगों को लगता है कि मैंने कोई बड़ा काम किया है, ऐसा मैं जिम्मेदारी उठाई है मैंने, जैसे फॉग आया हैजार्ड लाइट जला दी। अरे उसके लिए नहीं बना है, वो इसलिए बना है ताकि अगर कोई गाड़ी खड़ी हो तो दूर से पता चले, दिखे वो दूर से कि वहाँ एक गाड़ी खड़ी है, मुझे उस लाइन में तो नहीं जाना है, स्लो रहना है, लेफ्ट राइट लेना है। सभी लोग हैजार्ड जला के चला रहे हैं, तो जो गाड़ी खड़ी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका क्या जलेगा बताओ? उसके लिए अलग से लाइट लगाएं अब हम कि एक नया लाइट बनाओ कि एक्सीडेंट हो जाए तो वो वाली चीज़ें अपने कन्वीनियंस पे बहुत सही लगता है कि मैंने जला दी, मेरी गाड़ी दूर से दिख रही है। क्यों दिखानी है आपको गाड़ी दूर से? मुझे समझ नहीं है। आपकी गाड़ी चल रही है ना, दूसरे की भी चल रही है, डिस्टेंस रहेगा, अगर स्पीड में फर्क है तो धीरे आके आपकी टेल लाइट से दिख जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें गाड़ी चलाने से लेने से पहले जान लें तो थोड़ा और बेहतर एंजॉय कर पाओगे आप। अदरवाइज कुछ दिनों में गवर्नमेंट गाड़ियाँ ही बैन कर देगी मुझे लग रहा है। जितने तरीके के ड्राइवर हमारी सड़कों पे हो गए, गाड़ियाँ हो गई है, बोलेगी यार ये बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, बैन कर दो इनको, जो है गाड़ियाँ और महंगी कर दो, ऐसे वाली सिचुएशन ना हो जाए। तो वो है, बेहतर अवेयर ड्राइवर बनो गाड़ी लेने से पहले। आपने विदेशों में भी गाड़ियाँ चलाई हैं, यहाँ के रोड पे भी जो आप बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें मैं इस पे आने वाला था, लेकिन अच्छा। आपने चूंकि खुद ही छेड़ दिया, तो क्या एथिक्स है जो आपको लगता है कि ये तो फॉलो होने ही चाहिए मिनिमम, मतलब ये है? सारे फॉलो होनी चाहिए, सारे ही। रोड से मेरी बात सुनो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। रोड और ट्रांसपोर्ट रिलेटेड नियम कानून अगर बने हैं तो इसलिए नहीं बने कि किसी को याद आ गया चलो ये नियम बनाता हूँ मैं, बना देते हैं। वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट था इसलिए बना है, वो जरूरी था इसलिए बना है। तो वो तो चॉइस आती नहीं है कि मैं ये फॉलो कर लूँ ये ना फॉलो कर लूँ। आपको पता है एक सबसे कम फॉलो की जाने वाली चीज़ क्या है रोड पे विदेशों में, इंडिया में नहीं? स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट जो है लोग डॉज कर जाते हैं कई बार कि 80 की जगह मैं 100 चला लूँगा, 90 चला लूँगा। कई लोग जो ज़्यादा ही मस्ती में आते, पता होता है कैमरा नहीं है तो 100 की जगह 120 चला लेते हैं, 130 चला लेंगे, स्पीड लिमिट से ज़्यादा ऊपर चल जाएंगे। लेकिन वो बाकी सारे नियम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। गलत साइड से ओवरटेक नहीं करना है, जहाँ डेजिग्नेटेड मार्किंग है वहीं यू टर्न जाना है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि ड्राइव करते हुए दिमाग में रखनी होती है। साइनेज फॉलो करने हैं, रोड मार्किंग्स फॉलो करनी है, हर एक चीज़। रोड में छोटा सा भी ऑल्टरेशन करना होता है तो अथॉरिटीज़ प्रॉपर तरीके से जो है उसको कम्युनिकेट करती है कि आगे काम चल रहा है या अभी फ़िलहाल के लिए ये मार्किंग नहीं है तो इसका ध्यान रखना है, यहाँ स्लो चलना है। हम नहीं मानते इनमें से किसी चीज़ को। हम इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जोर ही स्पीड लिमिट पे दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे चालान करता किस चीज़ का है? स्पीड से। कोई 80 जा रहा है, 100 जाते चालान काट लेंगे उसका, 85 जाते ही चालान काट लेंगे उसका। जबकि वही आदमी उसी पुलिस इंटरसेप्टर के सामने अगर बिना इंडिकेटर दिए 4 लेन चेंज कर ले, इधर उधर चल जाए, रॉन्ग साइड चल जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें स्पीड से मतलब है। हम अभी भी बैठे हैं कि हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो। मैं मेरी हर वीडियो में बोल रहा हूँ हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो। अरे हेलमेट और सीट बेल्ट से जो बंदा चला रहा है वो खुद ही अपनी जो है इंजरी का वो ले रहा है। मुझे तो लगता है जब वो इंडिकेटर नहीं दिए बिना लेन चेंज कर रहा है, जब बाकी गाड़ियों को उसमें डाल रहा है, जब उसकी टेल लाइट खराब है, वो ज़्यादा हैजार्डस है, पहले उसको पकड़ो आप, क्योंकि वो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है यहाँ पे। तो बहुत सारी हर चीज़ ही फॉलो करने लायक ही है। बट मुझे लगता है एटलीस्ट इंडिया में हमें स्टार्ट करने से पहले हर चीज़ फॉलो करें, उससे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले ये 10 चीज़ फॉलो करवाओ लोगों से, फिर उसके बाद में 10 चीज़, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ फॉलो करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में एडवर्टीजमेंट है। सड़क पर कोई कुछ भी लगा जाता है। मैं छात्र संघ अध्यक्ष खड़े हो रहे हैं चुनाव में, फिर कहते हैं आज इन नेताजी का जन्मदिन है, 20 लोग उनको बधाइयाँ दे रहे हैं। मैं रोड पे पड़े साइनेजेस और वहाँ पे लिखे हुए नियम कायदों को कैसे फॉलो करूँ जब मेरे को दिखते ही नहीं आधे टाइम? वो उनके आगे झाड़ी आ जा रही है, उस पर कोई पोस्टर चिपका दे रहा है, तो फिर क्या? अब इसमें किसको ब्लेम किया जाएगा? तो आप बाकी चीज़ें तो ठीक है, अब लोग चला रहे हैं, चालान काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाकी चीज़ें भी फॉलो करवाओ। रोड्स को सेफ बनाने में बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी हमें। विदेश में जब भी जाता हूँ मैं, मतलब खून तो नहीं खोलता है अब क्योंकि आदत पड़ गई, लेकिन बुरा बहुत लगता है अभी भी कि हम किस देश में रह रहे हैं जहाँ पे हमने गाड़ियाँ चला भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, तीसरा चौथा सबसे बड़ा मार्केट भी है, लेकिन हम बिल्कुल ही फॉलो नहीं करते। हमें समझ ही नहीं आता। हमारे यहाँ रोड्स की इंजीनियरिंग इतनी बुरी हो रखी है, कुछ कुछ रोड्स पे चलते चलते एकदम से ब्लॉकेड आ जाता है, कोई मार्किंग नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं बाहर क्यों नहीं देखता हूँ ऐसा कुछ भी? बहुत ही हार्डली कुछ नोटिस कर पाता हूँ, फ्लॉ वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। कुछ मिथ्स हैं, उस पर आप बात करना चाहूँगा मैं। जैसे एक तो ये है कि महीने के अंत में गाड़ी लेने से सस्ती पड़ती है। हाँ, पड़ भी जाती है एक्चुअली। ये अभी भी मिथ नहीं है, ये अभी भी सच बात है। डिपेंड करता है कि जैसे मान लो आप गाड़ी बेचने वाले हो और आपका टारगेट कि मुझे 20 गाड़ियां बेचनी है, 20 गाड़ियां बेचते ही जो है मेरे को एक सर्टेन कमीशन मिलता है ऐसा कुछ, और आपको लग रहा है कि मैं बाकी और मेरे को गाड़ियों पे 5,000 तक का डिस्काउंट देना पॉसिबल है, 10,000 तक का डिस्काउंट देना पॉसिबल है। आपने सारी गाड़ियां दे दी बिना डिस्काउंट के, आपको लग रहा है 2 गाड़ी और बेच दूं,
तो मेरा डिस्काउंट जो है वो मेरा जो है इंक्रीमेंट आ जाएगा या व्हाटएवर, भले ही मेरे को उसके लिए पूरा 10,000 डिस्काउंट देना पड़े, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे। तो आप वो जो 2 गाड़ियां बेचने में लगे रहोगे और उस टाइम पे जो बंदा आएगा उसको डिस्काउंट मिल सकता है। बट ऐसा हर बार नहीं होता है। मैन्युफैक्चरर्स भी जो डीलरशिप है वो भी अपना तिकड़म बिड़ाती रहती है। उनको लगता है बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ मंथ एंड में बिक रही है तो वो अपने टारगेट्स में चेंज कर देते हैं, किसी और तरीके से बेच देते हैं, कोई दूसरी गाड़ी बेचने लग जाते हैं। तो पर है, अभी भी सच है, कई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे मंथ एंड में गाड़ी सस्ती मिल जाए। नॉर्मल हवा या नाइट्रोजन? अगर आप प्योर नाइट्रोजन कहीं से भर पाओ तो नाइट्रोजन थोड़ी बेटर होती है, बट गाड़ी में सही प्रेशर है ये ज़रूरी है। चाहे उसमें हवा डालो, चाहे नाइट्रोजन डालो, चाहे कोई और एथेनॉल डालो, कुछ एथेनॉल मजाक में बोल दिया मैंने, बट आप उसमें सही प्रेशर रखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हवा का। तो नाइट्रोजन वैसे थोड़ी बेटर होती है टेक्निकली। वो कौन से फीचर हैं जो आपको लगता है कि हर गाड़ी में होनी चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि ये गाड़ी सेफ्टी रेटेड बेकार है, 2 हिस्सों में बट जाती है, टूट जाती है। मुझे लगता है 2-4 चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं। एक तो हर गाड़ी में जो है टेल लाइट और हेडलाइट डिसेंट क्वालिटी की होनी चाहिए। उनमें फ्रंट वाइपर तो सब में ही होता है, रियर वाइपर विथ डीफॉगर विथ वॉशर होना चाहिए, चाहे लोअर वेरिएंट हो चाहे हायर वेरिएंट हो। फॉग लैंप एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे लगता है होनी चाहिए और उसमें किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। मैं बताऊँ, गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू ही चाहिए ना, मुझसे पूछो आप कैसे निकालना है रेवेन्यू, थोड़ा पुलिस वालों को सजग बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन ये जितने भी लोग जो है फॉग लाइट स्ट्रॉन्ग पावर के लगवा रहे हैं, सबका चालान काट दो आप। जितने की फॉग लाइट है उससे डबल का चालान काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पैसा रेवेन्यू जनरेट करने के सोर्सेज में बताता हूँ, सही तरीके से कर लो बस। ऐसा फालतू में हर चीज़ पे जो है टोका टोकी करना और उनसे लॉजिक नहीं है। जो चीज़ एक्चुअल में चीज़ें इंप्रूव करे, तो उसमें से ये चीज़ हुई। उसके बाद में आपके पास में मुझे लगता है अडास नहीं भी हो तो भी उससे रिलेटेड कुछ वार्निंग्स जो है बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट करके एक फीचर होता है, दरवाजा वगैरह कुछ खोल रहे हो तो उसका अलर्ट आता है, या पीछे से ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर करके एक चीज़ है, वो जरूरी होनी चाहिए। एक मुझे लगता है जो मिरर फोल्ड अनफोल्ड का सिस्टम है ना, इसमें एक ऑटोमेशन लाना चाहिए कि गाड़ी जब चलेगी तो मिरर अनफोल्ड ही रहेंगे, वो मतलब ऐसा बंद नहीं कर सकते हो आप। मुझे लगता है कि ऐसा कोई नियम ला देना चाहिए कि 10 की स्पीड से ऊपर पहुंचते मिरर अपने आप खुल गए आपके, अब आप एडजस्ट कर लो उसको अपने हिसाब से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हर गाड़ी में होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। हमारी गाड़ियों में रियर वाइपर नहीं है कई गाड़ियों में, और लोग चला रहे हैं, डीफॉगर नहीं है, लोग चला रहे हैं फॉग में हाई बीम करके हज़ार जला के। ऐसे नहीं होता है, कुछ बेसिक चीज़ें होनी ही होनी चाहिए। तो ये उनमें से बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो कि होनी चाहिए, बट हाँ ये कुछ चीज़ें हैं उनमें से। सेकेंड हैंड कारों पर आते हैं, आप इस मार्केट को कैसे देखते हैं? बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, कई सारी कंपनियां आई हैं, सेकेंड हैंड कारें जो हैं बिक रही हैं इतनी सारी। सर मैं अपनी ये मीटिंग ख़त्म करके मैं नेक्स्ट जिससे मिलने जा रहा हूँ, मैं वो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ ही बेचते हैं, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और मैं यही कुछ सवाल जो है उनसे पूछूंगा कि वो क्या कर रहे हैं सेकेंड हैंड कार मार्केट में, कुछ इम्प्रोवाइजेशन के चांसेस हैं या क्या। हमारे यहाँ पे थोड़ा सेकेंड हैंड गाड़ियों को सिन समझा जाता है, वो सब बुरा भी मानते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे नहीं यार लेंगे तो नया है, मतलब ऐसा लॉजिक नहीं है उस चीज़ के पीछे। उनका ये रहता है कि अब लेंगे तो नहीं लेंगे, मैंने तो नई गाड़ी ली, ऐसा उसमें एक अपना प्राउड फील करने वाली बात है लोगों की। सेकेंड हैंड कार जो है, जो कि थोड़ा टाइम यूज़ हो गई है, ज़रूरी नहीं कि वो ख़राब हो गई हैं। गाड़ियाँ अब्यूज़ भी झेल सकती है। हमारी सड़कें जो हैं कई जगहों पे तो वो भी एक तरीके का अब्यूज़ ही है, गड्ढे वड्ढे इतने हैं। और गाड़ियाँ जो है वो रिपेयर भी हो सकती हैं, और गाड़ियाँ वापस जो है कुछ चीज़ें चेंज करके नई जैसी बनाई जा सकती हैं। नई नहीं बनेगी, जैसी बन सकती है। तो सेकेंड हैंड मार्केट जो है उनमें भी कुछ नियम कानून अगर ला दिए जाएँ कि गाड़ियों की हिस्ट्री प्रॉपर्ली मेंटेन हो, गाड़ियाँ जो है उनकी एक बेसिक चेक हो कि ये सारी चीज़ें जो हैं एज़ पर गवर्नमेंट नियम बना दिया जाए कि ये सारी चीज़ें तो चेक होनी चाहिए, उसके बाद ही दूसरे किसी ओनर को बेची जा सके। ये कुछ 2-4 और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता नहीं कितने लोग बात करते हैं, गाड़ियों को डी रजिस्टर करने का एक नियम होना चाहिए। अगर आपके पास में एक गाड़ी है जो कि आज आप नहीं काम में ले रहे हैं, आपने बेचनी है, ज़रूरी नहीं वो तुरंत बिक जाएगी, 1 महीना 2 महीना 1 साल लग सकता है उसको दूसरे ओनर तक जाने में। उस 1 साल के पीरियड में गाड़ी डी रजिस्टर होनी चाहिए। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, वो खड़ी रहेगी। चल गई तो फिर जब्त कर लो गाड़ी, लेकिन वो चलनी, डी रजिस्टर का एक प्रोसेस होना चाहिए। वो प्रोसेस जो है अगर वो भी बनाया जाए तो एक बहुत ज़्यादा सॉर्टेड चीज़ होगी। सेकेंड हैंड मार्केट में ट्रस्ट आएगा, और सेकेंड हैंड गाड़ियाँ बेकार नहीं हैं। आज हम ट्रीट करने लगे हैं उनको कि बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। पिछले 10-12 साल से इतनी ढंग की गाड़ियाँ आ रही है, इतनी सही एफिशिएंसी वाली गाड़ियाँ आ रही है, इतने सही नीट, पॉल्यूशन भी कम करती है। उनको यूज़ करो, अच्छे से यूज़ करो, ज़्यादा बेटर है। एक नई गाड़ी बनाने में ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करोगे आप, बजाय कि एक पुरानी गाड़ी जो चल रही है उसमें 2-3 चीज़ें पार्ट चेंज करके उसको नॉर्मल चलाने में। तो सेकेंड हैंड कार मार्केट मुझे तो बहुत सही लगता है।
और थोड़ी सी और उसमें मेहनत कर ली जाए उसको ट्रांसपेरेंट बनाने में, उसको सही बनाने में, तो बढ़िया चीज़ हो सकती है। स्क्रैप पॉलिसी को कैसे देखते हैं आप? अभी दिल्ली में ये हुआ कि पुरानी गाड़ियां जो हैं सड़कों से हटाई जाएं, 10 साल 15 साल, 10 साल डीजल वाली और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं। स्क्रैप पॉलिसी इंडिया में और विदेश में आप इतना घूमे हैं, कैसे देखते हैं? अच्छी चीज़ है सर। मैं जो गाड़ियाँ अदरवाइज किसी काम की नहीं थी, जो भंगार, देखो एक ना मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरे को कई बार जब मैं विदेश में रहता हूँ और मुझे बताते हैं लोग कि हम सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, हमने ये किया है वो किया है, ऑन पेपर बहुत सुंदर लगता है सुनने में, लेकिन उनको पता नहीं है सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल हमारा ही देश है। हम हर चीज़ का यूटिलाइजेशन करते हैं, हमारे डीएनए में है ये कि गाड़ी या एक कोई चीज़, एक प्रोडक्ट है, उसका हर कतरा इस्तेमाल कर लो। तो जो गाड़ियाँ ख़राब हो रही थी वो ख़राब नहीं हो जा रही थी सीधा, कहीं पड़ी नहीं रहती थी साइड में, उनका हर खंजर पुंजर जो है निकाल नट बोल्ट तक वापस इस्तेमाल कर लेते हैं हम। तो हम सस्टेनेबल हैं एक तरीके से। बट अब क्योंकि स्क्रैप पॉलिसी आ गई है तो थोड़ा और बेटर हो गया कि जो एग्जिस्टिंग ओनर है उसको भी एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस गाड़ी के भी कुछ पैसे ले लूँ या इसका कुछ एक सर्टिफिकेट ले लूँ जिससे नेक्स्ट गाड़ी की रजिस्ट्रेशन वगैरह में जो है टैक्सेशन वगैरह का बेनिफिट मिलेगा, तो वो थोड़ा और उत्साहित होता है। अदरवाइज वो हो सकता है उस गाड़ी को ऐसे ही फेंक देता है या किसी ऐसी जगह पे उसका डिस्पोज करने चला जाता है जहाँ पे एनवायरमेंटल इफेक्ट वगैरह भी पड़ सकते हैं। जैसे कई चीज़ें होती है, गाड़ी के कई पार्ट होते हैं जो हर कहीं नहीं फेंकने होते हैं, प्लास्टिक रिलेटेड पार्ट है, ऑयल जो है यूज्ड वगैरह है, तो स्क्रैपेज वगैरह पॉलिसी आएगी, नियम कानून बनेंगे तो थोड़ा बेहतर तरीके से उसको किया जा सकता है। तो बढ़िया चीज़ है, मुझे लगता है थोड़ा और इंसेंटिव जो है उसका स्क्रैप पॉलिसी का वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, और थोड़ा सा पैन इंडिया उसमें एक कहते हैं ना कि यूनिफिकेशन लाया जा सकता है कि सब जगह वो सेम भी हो तो ज़्यादा बेटर है। गाड़ियाँ जो हैं, जैसे कि कौन व्यक्ति कौन सी गाड़ी चला रहा है, इससे पर्सनालिटी डिसाइड होती है। होती है थार वालों की अलग ही पता चल जाती है। तो है, और हर जगह है, सिर्फ इंडिया नहीं है, बाहर भी लोग करते हैं। बाहर अमेरिका में लोग करते हैं, जो ट्रक चला रहा है वो एक तरीके का बंदा है, टेस्ला चलाने वाले मोस्टली एशियंस टेक इंडस्ट्री के बंदे हैं, वो टेस्ला चला रहे हैं। जबकि ऐसा होता नहीं है, नॉर्मल लोग भी टेस्ला चला लेते हैं, नॉर्मल लोग भी ट्रक चला लेते हैं, वैसे वाला वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, हमारे यहाँ पे मेरे जैसे लोग भी है जिनके पास थार है, लेकिन वो कोई भी गुंडे सड़क पे नहीं करते हैं। तो पर्सनालिटी फिर भी पता चलती है बाय एंड लार्ज। लोगों को समझ में आता है ना कि गाड़ी जब ले ही रहा हूँ, जो कि सबसे बड़ा शो ऑफ सिंबल होता है, बिना आपके कुछ कहे वो आपके बारे में 2-4 बातें बता सकती है, तो फिर वो गाड़ी भी वैसी लेना पसंद करते हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक तो मुझे लगता है बिकती इसलिए, लोगों को तो जो है पहले ही दबंगाई दिखानी है उसमें आने से पहले ही। थार इतनी क्यों पॉपुलर हुई आपकी नज़र में? आपको तो ऑनर है उसके। कंप्लीट जो कहते हैं ना नॉस्टैल्जिया नहीं बोलेंगे उसको, ये बोलेंगे जो इमेज शुरू से रही है अथॉरिटी वाली कि मैं थार चला रहा हूँ, मतलब मैं थोड़ा तो एक तो हूँ भी दबंग आदमी और थोड़ा एक अथॉरिटी से भी लिंक करते हैं उसको। अगर आप देखो तो सारी जो महिंद्रा जो जीप लाइसेंस लेके बनाए जा रहे थे, जो भी एसयूवीज वगैरह पहले बना रहे थे वो, जिसमें अपनी जीप थी, मेजर वगैरह जो भी गाड़ियाँ आई है, वो सब कहीं ना कहीं सरकारी लोगों ने, पुलिस ने, आर्मी ने इस्तेमाल करी है। तो थोड़ा सा ऐसा फील आता है कि वो अथॉरिटी उसमें ऑलरेडी है। फिर वो जिस तरीके से दिखती है वो ऑलरेडी अपने आप में एक जो है रोड प्रेजेंस और मस्कुलिनिटी का एक रूप है, तो उस वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर है मुझे लगता है। उसके अलावा तो क्या ही रीज़न होगा। और थोड़ा ये भी है कि हर कहीं चढ़ा दो निकाल दो, उसमें जो है डैमेज वैमेज नहीं होता है, तो लोगों वो भी है कि यार तो बढ़िया है, हमारे दम तो कहीं भी चलाते हैं। थार वाले आधे फुटपाथ पे चला रहे हैं कुछ जगह पे। एक और चीज़ है कि जैसे पुलिस जो गाड़ी यूज़ करती है इंडिया में, मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, और आपने विदेशों में देखा होगा कितनी लग्जरी गाड़ी, उसको कैसे देखते हैं कि सर वो लग्जरी गाड़ियाँ जो पुलिस यूज़ करी है हाथी के दांत है, वो दिखाने के और है, खाने के और है, वैसे वाला चीज़ है एक्चुअल में। बट एक फ़र्क है जो हमारे यहाँ और बाहर की पुलिस में, बाहर की पुलिस बहुत ज़्यादा सेडान और हैचबैक्स यूज़ करती है, हमारे यहाँ नहीं करती है। हमारे यहाँ क्या देखोगे आप, बोलेरो नियोज देखोगे, बोलेरोज देखोगे आप, कुछ जगह क्रेटा भी है अभी, कुछ और मोस्टली दिल्ली में क्या है वो इनोवा, टवेरा, अर्टिगा वैसी गाड़ियाँ हैं। बट बाहर जो है हैचबैक सेडान्स भी यूज़ करती है पुलिस, ऑक्टाविया यूज़ कर रही हैं कई जगहों पे, फोक्सवागन की हैचबैक्स यूज़ हो रही है, मैंने Hyundai देखी है, i20 वगैरह जो है पुलिस यूज़ करते हुए मैंने देखा है। तो वो थोड़ा फ़र्क आ जाता है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़र्क है, क्योंकि पुलिस वालों को भी ऑब्वियसली कहीं पे भी जाना होता है, तो उनको भी उस तरीके की गाड़ियाँ चाहिए होती जो अटक ना जाए, पता चले चोर निकल गया वो बैठे रह गए, तो वैसे वाला सिस्टम ना हो जाए, इसलिए वो भी थोड़ा सा वैसी गाड़ी प्रेफर करते हैं जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह ऊपर हो। बट बाहर क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है या उनका अपना जाल इतना मजबूत है कि उनको जब ज़रूरत पड़ती है तो उनके पास बैकअप्स होते हैं,
तो थोड़ा इंडिया में है पुलिस की व्हीकल, हालांकि अभी भी थोड़े वीक ही लगते हैं मुझे, उनके व्हीकल्स बहुत ज़्यादा सेफ नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूटिलिटी ड्रिवन है उनके व्हीकल इंडिया में पुलिस वालों के, काम आने चाहिए और रगेड होने चाहिए, सब परेशानी ना करे वैसे वाले व्हीकल्स यूज़ करते हैं। दूसरा पक्ष जो है आपका, उस पर बात नहीं हुई एविएशन को लेकर के, हाँ। थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर बहुत ही डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने शायद पहली एविएशन रिलेटेड वीडियो 2018-19 में बनाई होगी, बट बहुत नया है मेरे लिए, मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ क्योंकि इंडिया में एविएशन से रिलेटेड कंटेंट की भूख नहीं है अभी, लोगों में देखते नहीं है ज़्यादा। उसका रीज़न ये भी है कि बहुत ज़्यादा उनको समझ भी नहीं आता है। तो अभी रिसेंट अनफॉर्चुनेट क्रैशेस हो गए 1-2 और थोड़े इंसिडेंट्स और हुए हैं, तब लोग थोड़ा फिर भी पढ़ने देखने सुनने लगे हैं एविएशन के बारे में। अदरवाइज पहले तो बिल्कुल भी नहीं जानते सुनते थे, लोगों को तो ये भी लगता था इंडिगो ही सारे प्लेन बना रहे हैं, उनको पता ही नहीं था एयरबस बोइंग भी कुछ होता है और वो सब चीज़ें। तो एविएशन मुझे कंटेंट करना है, मैं कभी जिस दिन फ्री हो जाऊंगा ना, मैं उस दिन बैठ के एविएशन करना शुरू कर दूंगा, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है उसमें। इट इज़ सच, मैं कई बार फ्लाइट में बैठा रहता हूँ तो मैं सोचता हूँ कितनी अद्भुत चीज़ है कि मैं एक प्रेशराइज्ड ट्यूब में कंफर्टेबली बैठा हूँ 40,000 फीट पे, कुछ भी नीचे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है अभी, लेकिन जो आगे 2 बंदे बैठ के चला रहे हैं उनको सब पता है आसपास क्या है, वो बात भी कर पा रहे हैं, उनको पता है लैंड कहाँ करना है, धरती के किस हिस्से पे सटीक लैंडिंग करनी है, वो 10-15 मीटर नाप के उसी में कर भी देंगे, चाहे बारिश हो चाहे कुछ और हो जाए तो वो कर भी देंगे। उनके पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी है, कम्युनिकेशन भी एस्टैब्लिश हो रखा है, वो उड़ भी रहा है, जिसके पास में जो है 2 इंजन लगे हुए हैं जिसमें से एक खराब भी हो जाए तो भी उड़ जा रहा है। कितनी अद्भुत चीज़ है, कैसा इंजीनियरिंग मार्वल है, लेकिन ज़्यादा बात नहीं होती उसके बारे में। ठीक है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं हर चीज़ की बात भी हो आप कहीं ज़रूरी नहीं है फ़ोन के हर अस्तर पंजर के आपको इन्फॉर्मेशन हो, आप सिंपली फ़ोन लगा के काम चला सकते हो अपना। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी और ज़्यादा लोगों को जो है एविएशन की बात करनी चाहिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा और बेहतर चीज़ में भी क्या पता कुछ ढंग का आइडिया निकल जाए, 1-2 चीज़ें उसमें भी हम ऐड कर दें, नहीं तो वो चीज़ है। जब आपने पहली बार लग्जरी गाड़ी चलाई थी, वो कब, आपको याद है क्या, कौन सी गाड़ी चलाई थी? पहली बार मर्सिडीज GLA चलाई थी, बट बहुत पहले 2014-15 के आसपास चलाई थी, और वीडियो नहीं शूट किया था शायद मैंने उस पर, फोटोज़ पड़ी होंगी मेरे पास उसकी, बट वीडियो नहीं शूट किया था। बट मेरा ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, मेरे को इंजन पावर जो है बहुत अच्छी लगी थी, और मेरे को थोड़ा मटेरियल में लगा था मैंने, ये तो कितनी सुंदर और बढ़िया गाड़ी है, नई लग रही है, जबकि वो गाड़ी 4 साल पुरानी, 3 साल पुरानी समथिंग, आई थिंक GLA थी वो, जहाँ तक मुझे याद है, GLA या GLC होगी। बट मुझे इसलिए भी याद नहीं क्योंकि मैंने उसी दौरान 3-4 और गाड़ियाँ आसपास चलाई थी, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं मैंने पहले कौन सी चलाई थी। बट हाँ, वो 2014-15-16 के आसपास की बात है जब मैंने पहली बार चलाई थी, और मेरे को अभी भी इंप्रेशन नहीं आता है, सारी लग्जरी गाड़ियाँ जो है फास्ट चलती हैं, इंजन बढ़िया होते हैं, पावरफुल होते हैं, मुझे ये इंप्रेशन इवेंचुअली बना था, तो मैं यही होगा। हालांकि वो अब जानता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, पता चलता है नहीं सारी गाड़ियाँ लग्जरी में फास्ट नहीं होती, कुछ धीमी भी हो सकती है, क्योंकि इंजन में कम पावर भी हो सकती है। जब आप विदेश में जाते हैं और वहाँ गाड़ियाँ चलाते हैं, वहाँ आप कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स में देखा, आप इंटरेक्शन वगैरह भी करते हैं, क्या बेसिक चेंजेस नज़र आता है आपको इंडिया और बाहर के देशों में, खासतौर से जो आप कंटेंट बना रहे हैं उस लेवल पे, ऑटोमोबाइल सेक्टर में और वो सारी चीज़ें? दोनों साइड से डिफरेंस है, जो बना रहा है उससे भी, जो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है ऑडियंस जो है उसमें भी। बाहर की ऑडियंस बहुत ज़्यादा मैच्योर है, वो थोड़ा सा 2 रीज़न की वजह से ज़्यादा देखती है, थोड़ा एंटरटेनमेंट उनको चाहिए और डीप नॉलेज अगर उनको चाहिए होता है तो वो उसका एक मिश्रण है। बट वो इंडिया में थोड़ा अलग है, इंडिया में हमें ऊपर की नॉलेज थोड़ी ज़्यादा, सतही नॉलेज ज़्यादा चाहिए होती है, अंदर की कम चाहिए होती है। और हमारा एंटरटेनमेंट जो गाड़ियों से रिलेटेड है उसको कंज्यूम करने का तरीका बहुत अलग है। हम गाड़ियों पे बहुत ज़्यादा मजाक भी नहीं झेलना पसंद करते हैं, छोटी मोटी इधर तो नक मिजाजी कर लो तो ठीक है। स्पेशली मैन्युफैक्चर रिलेटेड भी चीज़ होती है, जैसे बाहर के लोग अपनी घर की कंपनी का मजाक बड़ा बना देते हैं कई चीज़ों में, क्योंकि उनको थोड़ा अच्छा लगता है, टॉकिंग पॉइंट भी हो जाता है। इंडिया में आप टाटा महिंद्रा के बारे में कुछ बोलो, लोग ऑफेंड हो जाते हैं, तो बहुत अलग है, कंटेंट क्रिएशन का तरीका भी अलग है, और थोड़ी मैच्योरिटी ओवरऑल कंटेंट में भी अलग है। कोई बंदा अगर गाड़ी का रिव्यू कर रहा है बाहर, तो कई बार वो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट और रीजनल चुटकुले उसमें डाल सकता है, हम नहीं डाल सकते हैं। बड़ा मुश्किल होता है लिखना भी उनको, क्योंकि पता नहीं कब आप कंटेंट जो है उसमें किसी को ऑफेंड कर रहे हो और वो उस रिलीजियस या उस पॉलिटिकल चुटकुले की वजह से आपको धर ले, तो थोड़ा है, अलग है। बट मुझे लगता नहीं कि मैं ये नहीं बोल सकता कि उनका बेटर है या हमारा बेकार है, हमारा बेटर है। सबका अपना अपना अलग अलग कंटेंट है, तो वो तो उस तरीके से गेज करता हूँ मैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ब्रूड को वक्त दिया। सर मेरे को बुलाने के लिए शुक्रिया।